सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी के 9 क्लास पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के ज्योग्राफी के, आर्ट ऑफ कल्चर के और हिस्ट्री के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे, ये राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? कहा जाता है। ऑप्शन: हनुमानगढ़, गंगानगर, पारा और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अलवर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे। कि राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर गंगानगर को, या राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, गंगानगर। सर्वाधिक अन्न का उत्पादक जिला है, सर्वाधिक अन्न का उत्पादक वाला जिला तो वो है गंगानगर। ठीक है, और गंगानगर को इस कारण क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अन्न का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? अन्न का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? तो गंगानगर को। और सर्वाधिक अन्न का जो उत्पादन करने वाला जिला है ये गंगानगर है। इसके बाद हनुमानगढ़ है। इसके अलावा जो 12 जिला है इसमें तो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादक जिला है, सर्वाधिक सोयाबीन का जो उत्पादक जिला है वह 12 है। और सर्वाधिक जो सरसों का उत्पादन करने वाला जिला है वह है अलवर। ठीक है, सर्वाधिक सरसों का जो उत्पादक जिला है वह अलवर है। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो शेवर भरतपुर में है। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। किस विद्वान ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन: मैक्स मूलर, जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है जॉर्ज थॉम्स। इसके अलावा डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बी स्मिथ। बताइए क्या करोगे राइट आंसर। किस विद्वान ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? तो आप सभी जानते हैं राजपूताना जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वे किसने किया था? जॉर्ज थॉम्स के द्वारा। राजपूताना जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉर्ज थॉम्स ने। और कब किया था? 1800 में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेम्स टोड ने। कब किया था? 1821 में। और कौन सी पुस्तक में किया था? तो द एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। ठीक है, जब एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कौन सी पुस्तक में किया था? तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। और कब किया था? तो 1912 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। फोन वेट के वर्गीकरण के अनुसार
निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर आता है? जैसलमेर आता है। ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर आपको। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में जरूर आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन बेड के वर्गीकरण के अनुसार है जो कि निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर आता है? थॉर्नबेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। और वर्गीकरण का जो आधार है क्या बताया है थॉर्नबेट ने? वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि थॉर्नबेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? थॉर्नबेट के अनुसार जलवायु का जो वर्गीकरण है इन्होंने 4 भागों में किया है। ठीक है। और वर्गीकरण का जो आधार है वे बताया है वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान। ठीक है। तो 4 भागों में किस प्रकार से जलवायु को इन्होंने विभाजित किया है राजस्थान के नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं इसे। थॉर्नबेट ने राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से 4 भागों में बांटा है। एक तो बांटा है इन्होंने शुष्क जलवायु, पहले नंबर पर शुष्क जलवायु। दूसरे नंबर पर बांटा है इन्होंने यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु। इसके अलावा इन्होंने बांटा है तीसरे नंबर पर उष्ण आर्द्र एवं अर्धशुष्क जलवायु। ठीक है। चौथे नंबर पर इन्होंने बांटा है यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। दिखाई तो दे रहा है ना आपको। तो इस प्रकार से कूट का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है यहाँ पर। शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, इसके अलावा उष्ण आर्द्र एवं अर्धशुष्क जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि थॉर्नबेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर आता है? ठीक है। तो जैसलमेर कौन सी जलवायु प्रदेश में आएगा? शुष्क जलवायु। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आपको तो सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि जो शुष्क जलवायु है ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। शुष्क जलवायु पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है। और अर्धशुष्क जलवायु यहाँ पाई जाती है उत्तरी राजस्थान में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि थॉर्नबेट के वर्गीकरण के अनुसार अर्धशुष्क जलवायु राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी राजस्थान आपको ध्यान में रखना है। या फिर शुष्क जलवायु राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि उष्ण आर्द्र एवं अर्धशुष्क जलवायु राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो मध्य पूर्व राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान। ठीक है। या फिर अति आर्द्र जलवायु राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है। देखिए राजस्थान की जलवायु को थॉर्नबेट ने 4 भागों में विभाजित किया है। और कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है मैंने बता दिया आपको, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर जैसलमेर का पूछा है तो जैसलमेर में कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु। और शुष्क जलवायु के लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। तो नक्शे के हिसाब से आपको ज्यादा इसमें समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और एक बार इसका नक्शा आप उठाकर देखिएगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी बनकर आ सकता है कि शुष्क जलवायु थॉर्नबेट के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आप समझ गए शुष्क जलवायु। या फिर क्वेश्चन उठाकर दिया जा सकता है कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़
सोनगढ़ के वर्गीकरण के अनुसार श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है अर्धशुष्क जलवायु, और इसके लिए इस प्रकार के फूड का यूज किया है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि सोनगढ़ के वर्गीकरण के अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है उसमें आर्द्र एवं अर्धशुष्क जलवायु, इसके लिए इस प्रकार के कोड का यूज किया है। या फिर पूछा जा सकता है कि कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ सोनगढ़ के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जलवायु प्रदेश में आती है? तो ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आती है, और इसके लिए इस प्रकार के कोड का यूज किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 3 तो हो गया। जलवायु से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित करें। आपको ऑप्शन दे दी गए यहाँ पर, सुमेलित करें। क्या दिया गया है? मिट्टी के प्रकार दिए गए आपको, मिट्टी के प्रकार, और यहाँ दे दिया गया है जलवायु प्रदेश। मिट्टी का नाम दे दिया गया है एरिडी शोर, शुष्क एवं अर्धशुष्क, शुष्क एवं अर्धशुष्क। बी ऑप्शन में दिया गया है इंसेप्टी शोर, अर्धशुष्क एवं उप आर्द्र, अर्धशुष्क एवं उप आर्द्र। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर अल्पी शोर, उप आर्द्र एवं आर्द्र। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है वर्टिशोर, वर्टिशोर, आर्द्र एवं अति आर्द्र। तो मिलित करो तो इसे आपको मिलित कीजिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4, 1, 2, 3। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1, 3, 4, 2। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1, 3, 2, 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित करें। यहाँ पर मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश दे दिए गए हैं। कौन सी जो मिट्टी है वह कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, वहां पर क्वेश्चन भी बनाकर दिया जा सकता है आपको कि एंटीसोल जो मिट्टी है वह राजस्थान की कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन वहां से ही एग्जाम में बार बार घूम कर आते हैं। ठीक है, पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो आपको पता है जो एरिडी शोर्स मिट्टी है ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अर्धशुष्क मरुस्थल में और बागर क्षेत्र में। ठीक है, तो जो एरिडी शोर्स मिट्टी है कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाएगी? शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में एक। ठीक है, इंसेप्टी शोर जो मिट्टी है ये अर्धशुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, दूसरा ऑप्शन। और अल्पशोर जो मिट्टी है ये आर्द्र एवं उपार्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अल्पशोर जो मिट्टी है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो पूर्वी राजस्थान में। और कौन सी जलवायु वहां पर रहती है पूर्वी राजस्थान में? तो उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से भी ध्यान में रखना है आपको। या फिर वर्टिशोर जो मिट्टी है ये तो आप सभी जानते हैं राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु होती है? आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर तो सभी सुमेलित है। हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। इसे नक्शे के हिसाब से भी आप समझ लीजिए। ठीक है, राजस्थान में जो मिट्टी है उसके जो प्रकार है या मिट्टी का जो वर्गीकरण है कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में किया है। नक्शे के हिसाब से आपको ज्यादा समझना है। ठीक है, एंटीशोर, एंटीशोर मृदा, इसके अलावा एरिडी शोर मिट्टी,
ठीक है। इन सेफ्टी शोर्स, इन सेफ्टी शोर्स मृदा। इसके अलावा वर्टी शोर्स मिट्टी, और अल्फी शोर्स, अल्फी शोर्स मृदा। और राजस्थान में ये 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। जो एंटी शोर्स मिट्टी है, ये राजस्थान की कौन सी जलवायु में पाई जाती है? तो शुष्क जलवायु, आपको ध्यान रखना है, शुष्क जलवायु। ठीक है। और जो एरिडी शोर्स मिट्टी है, ये राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो शुष्क एवं अर्धशुष्क, शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो इनसेप्टी शोर्स मिट्टी है, ये अर्धशुष्क और उपाद्र जलवायु में पाई जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, अर्धशुष्क एवं उपाद्र जलवायु में इनसेप्टी शोर्स मिट्टी पाई जाती है। फिर अल्पी शोर्स जो मिट्टी है, ये राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? ये पाई जाती है आर्द्र एवं उपाद्र जलवायु में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अल्पी शोर्स मिट्टी। या फिर वर्टी शोर्स जो मिट्टी है, राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु, आर्द्र एवं अति आर्द्र। समझ में आ गया आपको? राजस्थान के सामान्य रूप से जलवायु को भी 5 भागों में बांटा गया है और मिट्टी को भी 5 भागों में बांटा गया है। तो मैंने बता दिया है आपको मिट्टी और जलवायु, कौन सी मिट्टी कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। बनास नदी का उद्गम स्थल है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको। बनास नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन: नाग पहाड़, अजमेर, जाना पाओ की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन में खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद, गोगुंदा की पहाड़ी, तो देखो बताइए क्या करोगे राइटर को। कि बनास नदी का उद्गम स्थल के 4 ऑप्शन है। आप सभी जानते हैं जो बनास नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नागपाड़ अजमेर से तो कौन सी नदी का उद्गम होता है? लूनी नदी। ट्यूशन बनकर आ जाएगी, लूनी नदी का उद्गम स्थल है तो नागपाड़, लूनी नदी का उद्गम स्थल है नागपहाड़ अजमेर। ठीक है। और जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। इसके अलावा गोगुंडा की पहाड़ी से उद्गम होता है बेड़च नदी का, बेड़च नदी का उद्गम भी पूछा जा सकता है। बेड़च जो नदी है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो गोगुंडा की पहाड़ी उदयपुर से। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार फटाफट फिर से शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6 में। क्या पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युग हुए?
ऑप्शन 9, 7, 17 या 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में कितने युद्ध हुए थे? कितने युद्ध हुए थे? एक तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। केवल 2 युद्ध हुए थे। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और किस किस के बीच में हुआ था ये तराइन का प्रथम युद्ध? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इस युद्ध में है जो कि पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? विजय होती है प्रथम युद्ध में। ठीक है। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ 1192 ईस्वी में। और ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है। और इस युद्ध में है जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हो जाते हैं? पराजित। प्रथम युद्ध में तो इनकी विजय होती है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हो जाते हैं। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में केवल 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7। आहड़ संस्कृति के अवशेष। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन बीकानेर, उदयपुर। सी ऑप्शन में दे दिया गया है बीकानेर। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है झुंझुनू। बताइए क्या करोगे कि आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? आप बताइए कि जो आहड़ सभ्यता है कहाँ पर? उदयपुर में। तो आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? उदयपुर से। ठीक है। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन। और जो आहड़ सभ्यता है ये कहाँ पर है? उदयपुर में। और जो आहड़ सभ्यता है ये किस नदी पर है? बताइए मुझे। कई बार करवा चुके हैं टॉपिक में आपको कि जो आहड़ सभ्यता है ये कौन सी नदी पर है? तो आयर नदी पर। और जो आहड़ सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन। ताम्रयुगीन सभ्यता। और इसका जो अन्य नाम है इसे जानते हैं धूलकोट। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? या फिर बनास संस्कृति वाली सभ्यता। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे बनास संस्कृति वाली सभ्यता कहलाती है। तो वो है आहड़ सभ्यता। ठीक है। और जो आहड़ सभ्यता है इसकी जो खोज अभी किसके द्वारा की गई थी मुझे बताइए। आहड़ सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? 1953 में अक्षय कीर्ति के द्वारा। ठीक है। और आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है ये किसके द्वारा किया गया था? तो 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। या फिर पूछा जा सकता है कि जो आहड़ सभ्यता है इसका पुनः उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो पुनः उत्खनन है जो कि 1961 में किसके द्वारा किया गया था? एस डी साकलिया के द्वारा। काफी अंतर है। ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उदयपुर से मिले हैं। और आहड़ सभ्यता का जो समय है वो बताइए मुझे। उसका समय कब से कब तक माना गया है? 1900 से 1200 ईसा पूर्व। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आहड़ सभ्यता का समय है तो 1900 से 1200 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या पूछा है कि राजस्थान में मीनाकारी के किले बनाए जाते हैं। मीनाकारी के किले बनाए जाते हैं। ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पाली। बताइए कि राजस्थान में मीनाकारी के किले बनाए जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं जो राजस्थान है इसमें मीनाकारी के किले कौन से जिले में बनाए जाते हैं? जयपुर जिले में। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। मीनाकारी कला के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो मीनाकारी कला है इसको कौन लेकर आए थे बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि मीनाकारी कला को कौन लाए थे? तो मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम लाए थे कहाँ से लाए थे? लाहौर से। ठीक है, इस कला को लाहौर से लेकर आए थे। और मीनाकारी कला के लिए और कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर जिला। या फिर पूछा जा सकता है कि मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार तो वो है कुदरत सिंह। कुदरत सिंह को मीनाकारी कला के लिए पद्म श्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था बताइए। 1988 में पद्म श्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कुदरत सिंह का संबंध कौन सी कला से है? तो मीनाकारी कला से। और मीनाकारी कला के लिए इनको 1988 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उदयपुर आपको पता है कि कौन सी कला के लिए जाना जाता है? कठपुतली कला के लिए। कठपुतली कला के लिए उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। और जोधपुर बादला। और बादला क्या होते हैं बताइए मुझे। जैसलमेर में एक पानी की बोतल होती है, इसमें पानी ठंडा रहता है। ठीक है, और पाली छातों के लिए प्रसिद्ध है। छातों के लिए पालना पाली प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछा कि पिछवाइयों कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। पिछवाइयों कलाकृति बने चित्र उद्धृत उद्धृत किए जाते हैं। उद्धृत किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। महाभारत, रामायण, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजपूत राजाओं राजपूत राजाओं के जीवन के। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण के जीवन से। ऑप्शन बताइए क्या पूछा गया है कि पिछवाइयों कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। चार ऑप्शन थे यहाँ पर। पिछवाइयों का संबंध आपको पता है नाथ द्वारा राज संबंध से। क्वेश्चन बन सकता है कि पिछवाइयों का संबंध कहाँ से है? तो नाथ द्वारा राज संबंध। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और पिछवैया क्या होती है कि भगवान की मूर्ति के पीछे जो पर्दे लगे रहते हैं उन पर है जो कि भगवान का चित्रांकन होता है। ठीक है, तो वहां पर जो कि श्री कृष्ण का
चित्रांकन है, इनकी लीलाओं का चित्रांकन किया गया है और इनके जीवन से संबंधित क्योंकि लीलाओं का वहां पर चित्रांकन किया गया है, वो होती है पिछवाइया। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो पिछवाई का संबंध नाग द्वारा राज संबंध से है और इसमें जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कि उंदर या फल उंदर या फल का संबंध किस जनजाति से ऑप्शन ग्रासिया, सी ऑप्शन में मीणा और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शेरिया। बताइए क्या करोगे कि उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है। तो उंदरिया जो पंथ का संबंध है कौन सी जनजाति से है, भील जनजाति से। यह राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है तो वो भील जनजाति है। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति और भील जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है, तो उदयपुर में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, ये तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति और राजस्थान की सबसे प्राचीन राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मेड़ा जनजाति। राजस्थान की दोनों में काफी अंतर है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति तो वो है मेड़ा जनजाति और मेड़ा जनजाति राजस्थान की कौन से जिले में निवास करती है, सर्वाधिक जयपुर जिले में। और शेरिया जनजाति 12 में निवास करती है और गरासिया जनजाति माउंट आबू शिवाई में। ठीक है, या राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 11। सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित वाला क्वेश्चन दे दिया गया है और ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। यहाँ पर राजरूपक ग्रंथ दे दिए गए हैं और लेखकों के नाम दे दिए गए हैं आपको। यहाँ पर हेमचंद्राचार्य, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राव जेठसिरोचन, वीरवान सुमेलित करना है किसको, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शत्रुशाल राशि, विभु सुजान और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सिद्ध सिद्ध हेतु व्याकरण डूंगरती। ऑप्शन तो मिलित करो तो इसे आप क्या क्या दिया गया है 1 2 3 4 4 2 1 3। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 1 2 3। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 3 1 4। बताइए सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको ग्रंथ और लेखकों के नाम दे दिए गए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी वहां पर आपको एग्जाम में बना कर दिया जा सकता है। और राजरूपक की रचना किसके द्वारा की गई है, राजरूपक वीरवान, दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो जैसे कट होगा और यहाँ पर 1 आ रहा। हमारा जो राइट आंसर होगा सिंपल सी बातें डी ऑप्शन हो जाएगा। राजरूपक की रचना वीरवान के द्वारा की गई है और राव जेठसिंह की रचना बिल्कुल सुजा के द्वारा की गई है, तीसरा ऑप्शन। और शत्रुशाल राशि की रचना की गई है हेमचंद्राचार्य के द्वारा। ठीक है, और सिद्ध हेतु व्याकरण की रचना की गई है डूंगरसी के द्वारा। ठीक है, या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।